हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीडीपी का 80 क्वेश्चन कर लिया था और आज जो है सो 81 से करने वाले हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो भी जाकर देख लीजिए। और मैंने एसएसटी का 6 to 8 के लिए भी एक वीडियो डाला है। अगर आप लोग एसएसटी से कोई 6 to 8 का पेपर 2 का भी फॉर्म डाले हैं सीटेट का, तो उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो देख सकते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यह विचार जो है सो निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार ही विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन सी है, विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन डी है, विकास परिवर्त्य होता है। तो इनमें से कौन सा कहता है कि कौन सा जो है सो सही नहीं है। यह जो है सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन की आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर दिया हुआ है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण जो है सो दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शंस के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति की आनुवंशिकता संबंधित कारक और वातावरण का जो परिवेश होता है वह विकास को जरूर प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन कि जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है कि जैविकीय प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया के माध्यम से हासिल हो सकती है, जबकि जैविकीय द्वितीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। तो विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण का कारक कौन सा है। तो विद्यालय जो है सो एक वातावरणीय कारक है। हालांकि ये सभी भी विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन यह वातावरणीय कारक नहीं है।
तो विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक कौन सा है? तो विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। तो विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। तो आनुवंशिक कारक कौन सा है जो विकास को प्रभावित करता है? तो जैविक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि जैविक परिपक्वता एक आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। तो वंशानुगत कारक से कौन सा जो है सो निर्धारित होता है। तो आँखों का रंग या आपको वंशानुगत कारक से निर्धारित होता है। समझ का स्तर यह नहीं होता है। भावनात्मक परिपक्वता या आप चेंज कर सकते हो। रुचि आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आँखों का रंग वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्कूली माहौल इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में जो आता है और जो विकास को प्रभावित करता है वह इन सभी ऑप्शन में है स्कूली माहौल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थी को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसका कारण दिया हुआ है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है सो ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, यह जो है सो सही है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, यह भी सही है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, नहीं बिल्कुल ये गलत है। और विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशीलता जो है सो किस चीज़ों के कारण हो सकती है। तो ऑप्शन ए है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया हो सकती है। इसकी वजह से एक संसाधन समृद्ध वातावरण इससे नहीं भी हो सकती है। और एक सफल माता पिता, तो सफल माता पिता से ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी प्रतिभाशाली हो। और एक अनुशासित दिनचर्या, इससे भी आप प्रतिभा को निखार नहीं सकते हैं। तो वातावरण के बीच अंतःक्रिया और आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता जो है सो किसी न किसी हद तक प्रतिभाशाली बनाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका डैश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। बिल्कुल नहीं, यह गलत हो जाएगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते भी हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो यह जो है सो जाहिर है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो प्रकृति हमारे आसपास का वातावरण होता है। ऑप्शन बी है जैविकीय विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन सी है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। और ऑप्शन डी है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है कि प्रकृति पोषण में प्रकृति का जो है सो अर्थ होता है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला क्वेश्चन है कि आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो भाषा विकास जो है सो किससे संबंधित होती है, और यह जो है सो पूछा गया है। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वह प्रकृति और पालन पोषण विवाद की चर्चा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद में निम्नलिखित में किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आनुवंशिकी एवं वातावरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया है कि प्रकृति पोषण विवाद आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है। तो आनुवंशिकी एवं वातावरण से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि परिपक्व विद्यार्थी का लक्षण क्या है। तो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। क्या यह परिपक्व विद्यार्थी का लक्षण है। तो यह बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। यह सही है। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और उसके बाद ऑप्शन है कि
कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, कभी कभी हो भी सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है कि समवयस्कों और पितरैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। यह जो है सो सत्य दिया हुआ है, बाकी जो भी है वो गलत है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो ऑप्शन बी मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से है, विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण से। तो अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक और माध्यमिक। शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं वह समाजीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं वह समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण की प्रथम संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? तो समाजीकरण कहाँ से शुरुआत होती है? तो वह हमें अपने परिवार से ही सीखने को मिलता है। तो समाजीकरण की प्रथम संस्था परिवार है। समाजीकरण शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, समाजीकरण की प्रथम संस्था परिवार है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन कि बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। उसका कारण है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। छोटे बच्चों में समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारक या संस्था है और द्वितीय कारक का संस्था है। तो छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक जो है सो वह परिवार है और द्वितीय कारक जो है सो वह पुस्तकालय है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या होता है? तो परिवार होता है। द्वितीय कारक के रूप में यहाँ पुस्तकालय दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पाता है। बालक अपने प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ किससे जो है सो प्राप्त करता है? तो माता पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, माता पिता। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक है?
जो प्राथमिक कक्षा का बच्चा है उसके लिए कौन सा समाजीकरण का प्रथम कारक है, तो वह निकटतम परिवार हो जाएगा, जो भी उसका परिवार है वो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है, तो परिवार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख ही सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से भी छोड़ना नहीं चाहिए। और एक बार और बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक काल में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार पूछा है कि अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से जो है सो सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो तार्किक रूप से सोचने में जब सक्षम हो जाते हैं तो वो मूर्त संक्रियात्मक चरण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चे के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, परिवार। अगला क्वेश्चन है, डैश समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था है जबकि डैश समाजीकरण का एक द्वितीयक संस्था है, तो इसमें फिर वही परिवार और विद्यालय हो जाएगा। प्राथमिक संस्था परिवार है और दूसरा विद्यालय दिया हुआ है, तो प्राथमिक को देखकर हम ऑप्शन डी लगाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन में कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। अगला उसका कारण दिया हुआ है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है, तो जब बी जो है सो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। प्राथमिक कारक जो है सो समाजीकरण का परिवार है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है, तो परिवार और आस पड़ोस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो बहुत छोटे बच्चों के लिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार तत्कालीन परिवार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप यहाँ डिटेल में भी देख सकते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण जो है सो परिवार से होता है, आस पड़ोस से होता है, मित्र समूह और क्रीड़ा समूह आदि प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। और उसके बाद द्वितीयक समाजीकरण में क्या आता है, तो विद्यालय आता है, धार्मिक संस्थाएं आती है, मीडिया आती है, पत्र पत्रिकाएं और किताबें आदि द्वितीयक समाजीकरण संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, फिर वही है परिवार और आस पड़ोस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं, तो परिवार और आस पड़ोस इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, यह गलत है। परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं, ये सही है। सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, ये भी है, लेकिन अगर परिवार नहीं होता तो ये सही होता। फिर ऑप्शन डी है मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं, ये गलत है। तो ऑप्शन बी ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर हो जाएगा कि परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। लास्ट में आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, तहे दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।